हेलो एवरीवन, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि जो रिमेनिंग स्पेसिस है, हम स्पेसिस देख रहे हैं ना, तो उसमें से जो भी रह गई हैं वो इम्पॉर्टेंट है। उनसे रिलेटेड जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उसको भी देखेंगे, ताकि हमें आइडिया आएगी कि अगर नेक्स्ट टाइम किसी स्पेसिस के बारे में, एनिमल्स के बारे में अगर यूपीएससी पूछती है तो कैसे वो स्टेटमेंट बना सकती है। तो इसके बारे में हमें आइडिया आती है और हमें थोड़ा सा लॉजिक भी डेवलप हो जाता है कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे टैकल करना है क्वेश्चन को। तो इसीलिए मैं पीवाईक्यू आपको पहले दिखा रही हूँ, बाद में हम जो भी न्यूज़ में स्पेसिस है उससे रिलेटेड हम देख रहे हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था काफ़ी एंडेंजर्ड, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, ये सब स्पेसीज हमने देखी थी। आज हम देखने वाले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। जैसे यूपीएससी ने 2020 में एलिफेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब ये 2015 वाला क्वेश्चन है। डुगोंग, जो काऊ डुगोंग होता है वो मराइन एनिमल है, उसके बारे में पूछा गया था 2015 में। तो शायद इस बार भी यूपीएससी पूछेगी, क्योंकि 2023 में आपने देखा ही होगा 4 क्वेश्चंस आए थे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो इसीलिए मैंने सोचा कि शायद इस बार 2 भी क्वेश्चन पूछे तो हमारे लिए वो वर्थ रहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद स्पेसिस देखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू डुगोंग अ मैमल फाउंड इन इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये 2015 में, जैसे कि मैंने अभी बोला है, तो पूछा था यूपीएससी ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे दी है, इट इज़ अ हर्बिवोरस मराइन एनिमल। ठीक है, तो ये हर्बिवोरस है या नहीं है ये हमें पता होना चाहिए। सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने बोला, इट इज़ अ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में बोला गया है एंटायर कोस्ट, तो ये थोड़ा एक्सट्रीम हो जाता है। फिर भी देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। इट इज़ अ गिवन लीगल प्रोटेक्शन अंडर शेड्यूल फर्स्ट ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो इसमें से हमें करेक्ट कौन सा है वो बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पे, तो हमें आंसर ढूंढना नहीं है, बट स्टेटमेंट कैसे फ्रेम की है वो देखना है इस टाइम पे। एक तो पहले देखो, ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि ये जो मैमल है ये मराइन मैमल है, मतलब पानी में रहता है। तो ये घास फूस खाता है या कीड़े मकोड़े भी खाता है, इंसेक्ट खाता है या नहीं खाता, ये भी पता होना चाहिए। तो अगर ये पता होगा तो आप इजीली ऑप्शन जो होते हैं वो एलिमिनेट कर सकते हो। अगर सही है तो ये और इसकी पॉसिबिलिटी, ए की और सी की पॉसिबिलिटी करेक्ट होने की है। अगर ये गलत है तो ये दोनों भी गलत हो जाते, फिर बी और डी में आपको ऑप्शन चूज़ करना है। तो देखो यहाँ पे इजी है, इट इज़ अ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट ऑफ इंडिया। ये स्टेट एनिमल भी है, तो कौन से स्टेट का है वो मुझे आप बताना कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन्होंने बोला इट इज़ अ फाउंड अलोंग द एंटायर कोस्ट। तो एंटायर तो नहीं है बिल्कुल भी, ये तमिलनाडु के वहाँ पे मिलता है ये। तो ये बिल्कुल एंटायर कोस्ट पे तो नहीं मिलता है। तो इसी वजह से अगर ये स्टेटमेंट को हम गलत कर देते तो हमारा ऑप्शन देखो यहाँ पे ये 2 और ये भी गलत हो जाता है। बचा है हमें यहाँ पे 3 तो करेक्ट ही है, 1 करेक्ट है या नहीं पता है, होना चाहिए। वो पता होगा तो हम इजीली आंसर ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला था आपको। तो ये हर्बिवोरस ही है, बिल्कुल घास फूस पे ही ये ज़िंदा रहता है। आप एक बार इसकी तस्वीर देख लेना गूगल पे, या उसकी कोई स्मॉल वीडियो भी होगी डॉक्यूमेंट्री टाइप वाली यूट्यूब पे, तो वो भी देख सकते हो। अगर मुझे मिलेगी तो मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी। ठीक है, तो वो देख लेना, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि एक बार देखने से ना हमें वो याद रह जाता है, वो किस तरह का एनिमल है वो याद रह जाता है। तो इसीलिए देखना ज़रूरी होता है इनके मतलब वीडियोज़ हो या इनकी पिक्चर हो, वो देखना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे देखो ये हर्बिवोरस है और ये वनरेबल है आईयूसीएन स्टेटस में। तो ये इसका ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आता है, तो इसका ऑप्शन सी बनता है।
यहाँ पे आंसर बताना नहीं था बिल्कुल भी, मतलब बताना नहीं, मतलब ऐसे कि आंसर हमें यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बस हाँ स्टेटमेंट देखो कैसे, मतलब लीगल प्रोटेक्शन के बारे में भी उन्होंने फ्रेम किया है। डायरेक्टली नहीं बोला कि ये वनरेबल है, बट शेड्यूल फर्स्ट में आता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 22 में इन्होंने 6 शेड्यूल जो थे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में, तो उसको उन्होंने 4 ही बना दिए हैं, अभी 4 ही हैं, तो उसके बारे में भी आपको पढ़ना ज़रूरी है। और नेक्स्ट इन्होंने यहाँ पे एंटायर कोस्ट पे होता है या पर्टिकुलर एरिया में ही मिलता है, तो ये भी पता होना चाहिए। तो इस तरह से हमें जब भी हम किसी मैमल के बारे में या किसी एनिमल के बारे में पढ़ रहे हैं तो वो कहाँ पे मिलता है, वो एंडेमिक है या नहीं है, तो ये पता होना ज़रूरी है, क्योंकि इसी से स्टेटमेंट बनते हैं। और हर्बीवोरस है या कार्निवोरस है या ओमनिवोरस है, ये भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें देखना होता है, अगर किसी मैमल के बारे में किसी एनिमल के बारे में हम देख रहे हैं तो ये देखना ज़रूरी होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये 2015 में यूपीएससी ने बनाया था। और नेक्स्ट देखते हैं, अभी ये 2020 का है, मैंने यहाँ पे ईयर नहीं लिखा, शायद भूल गई मैं, तो एक मिनट, हाँ देखो, विथ रेफरेंस टू इंडियन एलिफेंट्स कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट 4 दे रखे हैं, उसमें से ढूंढना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, इसीलिए था क्योंकि जो एलिफेंट फार्मर्स के खेतों में घुसते हैं तो क्या करते हैं फार्मर्स, बम लगा के, मतलब बम उड़ा देते हैं, बम ब्लास्ट करवा देते हैं और उसी से वो एलिफेंट भगा देते हैं। तो ये इन्होंने क्या करा था, एक फार्मर ने किसी खाने की चीज़ में वो बम रखा था और जब वो एलिफेंट ने खा लिया तो उसके अंदर ही वो फट गया था। इस तरह सा कोई इंसिडेंट हुआ था 2020 में, तब जाके वो ज़्यादा ही न्यूज़ में था, तो इसीलिए यूपीएससी ने शायद इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा है। तो ये बहुत बड़ी क्रुएल्टी थी वो एक्चुअली, और शायद वो प्रेग्नेंट भी थी एलिफेंट, ऐसा कुछ सीन था, तो इसी की वजह से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट इन्होंने बोला है कि द लीडर ऑफ एलिफेंट ग्रुप इज़ अ फीमेल। क्या एक एलिफेंट जो उनका जो हर्ड्स होता है, उसका जो ग्रुप होता है, ग्रुप मतलब सॉरी हर्ड हुआ, तो वो जो चलाती है वो फीमेल होती है। मतलब इनकी हमारे जैसे पैट्रियार्की होती है, हमारे घर में हमारे पापा घर चलाते हैं, हम सब अपने पापा जैसे कहते हैं वैसे ही पापा के पीछे पीछे चलते हैं। तो वैसे ही अगर किसी एलिफेंट का अगर होम होगा तो, और उनके बच्चे, उनके हस्बैंड जो होते हैं वो उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, मतलब फीमेल वाली जो एलिफेंट होती है उसके पीछे पीछे, इस तरह से पूछ रहे हैं। तो देखो ये तो बिल्कुल सही है ये, कि जो ओल्ड फीमेल जो होती है एलिफेंट, वही अपना पूरा ग्रुप का लीडर होती है। तो ये तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। देखो कैसे यूपीएससी ने पूछा है कि लीडर तक, मतलब इतना तो ज़्यादा पता नहीं होता है, जो जिनको पता होगा वो आराम से सॉल्व कर देंगे। तो देखो अगर आप एक को फर्स्ट स्टेटमेंट को सही कर देते हो ना, तो ऑप्शन देखना है यहाँ पे, ए में 1 है, 1 है, डी में है। बट अभी जो पैटर्न यूपीएससी ने स्टार्ट किया है ओनली 1, ओनली 2, इस तरह से, तो उसमें थोड़ा सा आपको पता होना ही चाहिए, तब जाके आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं इन दोनों को, अगर ये 1 सही है तो यहाँ पे तो 2 और अभी 3, 4 में देखना है हमें। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे, कभी भी अगर ऐसे बड़े वाले ज़्यादा ऑप्शन हो तब ना वो क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो करेक्ट बन जाए आपका, क्योंकि उसमें ना आपको एलिमिनेशन की पॉसिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। तो ऐसे क्वेश्चन को देख के ना कभी डरना नहीं है, सोचो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देगा ना, तो ऐसे सोचना कि हाँ इसमें तो मेरा पक्का ही करेक्ट होगा, तो मुझे अच्छे से सॉल्व करना है इसको। काफ़ी लोग तो ऐसे देखते हैं ना कि बड़ा क्वेश्चन देखा तो उनको लगता है कि अरे हमसे तो सॉल्व नहीं होगा, तो इसलिए स्किप कर देते, तो बिल्कुल ऐसे नहीं करना है। आपको गेस्टेशन पीरियड, मतलब जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, जैसे हमारा ह्यूमन का 9 मंथ 9 डेज होता है, वैसे ही इनका गेस्टेशन पीरियड यहाँ पे बताया इन्होंने 22 मंथ्स का। क्या ये होता है मैक्सिमम? तो वो भी ये फैक्चुअल है, आपको पता होता होगा तो आप कर सकते हो। कभी कभी ऐसे होता है कि यार ये यहाँ पे ना आंकड़े में दे रखा है, मतलब नंबर्स में दे रखा है, तो शायद ये गलत हो सकता है, ऐसे लगता है ना आपको। तो
बट अभी ऐसे यूपीएससी नहीं कर रही है। अगर आपने 2023 के भी क्वेश्चन देखे होंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि ऐसे नहीं हो रहा है, इसमें गलत नहीं दे रही है यूपीएससी। तो थोड़ा सा वो समझने की ज़रूरत है आपको। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इनका। 22 मंथ का इनका गेस्टेशन पीरियड होता है, 22 का, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं, एन एलिफेंट कैन नॉर्मली गो ऑन काल्विंग टिल द एज ऑफ 40 ईयर्स ओनली। यहाँ पे ओनली लगा है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं है, तो ये गलत है। तो अगर 3 गलत है तो ये तो कट गया, ये तो कट गया, बस अब देखना है हमें 4 है या नहीं। 4 अगर गलत होगा तो हमारा आंसर ए आ जाएगा। अगर 4 अगर वैसे भी हमारा 1 सही है तो हमारा ऑप्शन ए ही आता है, तो लेकिन ऑप्शन ए ही दे रखा है यूपीएससी ने। जो अमंग द स्टेट्स इन इंडिया इज़ द हाईएस्ट एलिफेंट पॉपुलेशन इज़ इन केरला। उस टाइम पे भी हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटक में ही था, अभी भी हाईएस्ट पॉपुलेशन कर्नाटक में ही है, केरला में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ हम आगे देखेंगे। आज के मैंने जो न्यूज़ में स्पेसीज है उनके बारे में जो देख रहे हैं ना, उसमें ये एलिफेंट का भी एक टॉपिक है, तो उसमें भी हम देखेंगे। तो इसका ऑप्शन तो ये ही बनता है, लेकिन ऑप्शन नहीं, देखो यहाँ पे स्टेटमेंट देखो किस तरह से फ्रेम करे हैं और कैसे पूछा गया है, ये देखना ज़रूरी है, ठीक है। तो हम अभी एनिमल्स के बारे में ही देखेंगे। तो यहाँ पे देखो, हम पहले टाइगर से रिलेटेड लेते हैं, क्योंकि आई थिंक 50 ईयर्स हो गए हैं जो ये टाइगर का प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसीलिए ये न्यूज़ में है। तो इसके बारे में देखते हैं पहले टाइगर्स के, फिर बाद में नेक्स्ट हम देखेंगे चीता और एलिफेंट और राइनो के बारे में देखने वाले, क्योंकि चीता तो आपको पता है हमने स्टार्ट किया है उसका प्रोजेक्ट, तो वो इम्पॉर्टेंट है और न्यूज़ में भी काफ़ी रहा है। तो देखो किसी ना किसी तरह से यूपीएससी ज़रूर क्वेश्चन पूछेगी उससे, तो इसीलिए वो इम्पॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे टाइगर का अगर देखा जाए तो ये हमारा नेशनल एनिमल भी है, और इसका आईयूसीएन स्टेटस, अगर आपको लगता है कि कुछ मैंने गलत बोला है या कुछ ऐसे लिखा है कि वो सही नहीं है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देखो हम तो एक दूसरे को मतलब हेल्प ही कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप बिंदास कमेंट कर देना। आईयूसीएन स्टेटस अगर देखा जाए तो ये एंडेंजर्ड है, साइट की जो अपेंडिक्स फर्स्ट है उसमें आता है। आपको साइट्स क्या है ये भी पता होना चाहिए, और जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। अगर आप कहो तो मैं इसके लिए भी वीडियो बना सकती हूँ, अगर आपको नहीं पता है तो। मेरे तो ख्याल से वीडियो बनाना भी सही नहीं है, लेकिन खुद से पढ़ो तो बेहतर रहेगा। शेड्यूल फर्स्ट में आते हैं ये टाइगर्स, ठीक है। देखो वनरेबल और एंडेंजर्ड जो होते हैं या क्रिटिकली एंडेंजर्ड होते हैं वो शेड्यूल फर्स्ट में ही आते हैं, क्योंकि हाईली प्रोटेक्शन होता है इसमें, और अपेंडिक्स फर्स्ट में ही आते हैं, ठीक है। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर जो चलाया था ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। ये सेंट्रली और सेंट्रल सेक्टर ये भी पता होना चाहिए आपको, ये क्या होती हैं। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड मतलब सेंटर जो होता है वो 90% सेंटर ही पे करता है इसमें, और जो सेंट्रल सेक्टर होती है उसमें डिवाइडेड होता है। आई मीन इसमें ना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड होते हैं उसमें 100% जो होता है वो सेंटर ही फंड कर रहा होता है, और सेंट्रली सेक्टर जो होती है वो डिवाइड होती है। सेंटर अगर 60% दे रहा है तो स्टेट को 40% तो देना ही देना होता है, इस तरह से होता है ये स्कीम का, ठीक है। और ये इनिशियली 9 टाइगर रिजर्व थे हमारे इंडिया में, लेकिन बाद में मतलब डिफरेंट स्टेट्स में, बट बाद में वो ऐड होके अभी देखा जाए तो 55 टाइगर्स हो गए हैं, टाइगर रिजर्व हो गए हैं इंडिया में, ठीक है। और इसकी मिनिस्ट्री, इस प्रोजेक्ट को जो मिनिस्ट्री थी वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, एक ही एनवायरनमेंट रिलेटेड एक ही मिनिस्ट्री है। तो अगर मिनिस्ट्री भी आपको दे देना वह कहीं पे भी अगर स्टेटमेंट में, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक ही मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो शायद स्टेटमेंट गलत नहीं हो सकती या शायद स्टेटमेंट सही हो सकती है, इस तरह से।
और इसको इम्प्लीमेंट कौन कर रहा था इस प्रोजेक्ट को, तो वो है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी NTCA। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और 2006 में बनी थी ये, 2006 में बनी थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है सेंटर हैज़ मर्ज प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट। जो प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट है ये दोनों मर्ज किए थे सेंटर ने। इतना ही हमें पता होना चाहिए, जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अभी देखते हैं ये जो कोर बफर स्ट्रैटेजी फॉर टाइगर रिजर्व के लिए होती है। तो कोर तो देखो केप्ट फ्री ऑफ ऑल ह्यूमन एक्टिविटीज़। अगर कोर एरिया होता है ना किसी भी टाइगर रिजर्व में या नेशनल पार्क में, वो हाईली प्रोटेक्टेड होता है, वहाँ पे कोई ह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होती है, तो ये पता होना चाहिए। और जो बफर एरिया इसके अराउंड होता है वो बफर एरिया होता है, वहाँ पे मतलब कोएग्जिस्टेंस एजेंडा अडॉप्ट किया जाता है। मतलब सभी चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, रिसर्च भी हो सकती है, लोग ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी हो सकती है। मतलब जो गाय को भैंस को चराते हैं लोग, वो भी हो सकता है। इस तरह से होता है बफर एरिया में या फ्रिंज एरिया में, ठीक है। और नेक्स्ट है ये फ्रेमवर्क है और मैनेजमेंट इफ़ेक्टिवनेस इवैल्यूएशन। तो ये फ्रेमवर्क है जो कि इंडिपेंडेंट मॉनिटरिंग एंड इवोल्यूशन ऑफ टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व को मॉनिटर करता है ये फ्रेमवर्क। तो बस न्यूज़ में था तो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो अगर हो सके तो माइंड में रख लेना। और ये एमस्ट्रिप्स तो आपको पता है, इसके ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था 2017 में। तो ये असेसमेंट यूजिंग एप्लीकेशन, मतलब ये टाइगर का असेसमेंट करता है, ये एक एप्लीकेशन है। तो ये बर्ड प्रोजेक्ट भी एक है जो कि टाइगर से ही रिलेटेड है। यूजेस अनमैन्ड व्हीकल, मतलब ये जो क्या बोलते हैं उसको, ड्रोन और ये सब होते हैं, उसकी सहायता से सर्विलेंस एंड मॉनिटरिंग की जाती है टाइगर्स की, ठीक। और नेक्स्ट है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स, ये STPF, ये एंटी पोचिंग ऑपरेशन है। मतलब जो टाइगर की पोचिंग करते हैं, मतलब उनके हंटिंग और ये सब होती है ना, तस्करी बोलते हैं हिंदी में, तो उसके लिए ये एंटी पोचिंग ऑपरेशन है, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो ये कुछ टाइगर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स थे, तो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। अभी देखते हैं टाइगर से रिलेटेड फैक्ट, एक्चुअली एज अ मैमल टाइगर से रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स हैं। एक अम्ब्रेला स्पेसीज है। अम्ब्रेला स्पेसीज मतलब टाइड टू इट्स जोग्राफिकल स्पेसीज रेंज, ठीक है। और कीस्टोन स्पेसीज जो होती है डिफाइन एन एंटायर इकोसिस्टम। कीस्टोन स्पेसीज जो होती है वो एक दूसरे मतलब उसी स्पेसीज के ऊपर रिलेटेड रहते हैं, तो इसीलिए उनको कीस्टोन स्पेसीज बोला जाता है। तो ये दोनों भी है, एक अम्ब्रेला भी है और कीस्टोन भी है, तो ये भी पता होना चाहिए। अगर हम टाइगर का गेस्टेशन पीरियड देखते हैं तो वो है 93 से लेके 112 डेज़ का है, मतलब 112 डेज़ का इसका गेस्टेशन पीरियड होता है। और ये एट अ टाइम 2 या 4 कब्स को ये जन्म देते हैं। तो ये सॉलिटरी रहते हैं, और जिनके मतलब जो टाइग्रेस होती हैं उनके बच्चे होते हैं तो वो अपने बच्चों के साथ रहती हैं। और ये टेरिटोरियल, सॉलिटरी एंड टेरिटोरियल होते हैं, और मोस्टली नॉक्टर्नल होते हैं, मतलब रात के टाइम पे ही अपनी हंटिंग करते हैं। मतलब फूड खाने के लिए जो फूड लगता है उसकी हंटिंग रात में ही करते हैं ये। वर्ल्ड 75% पॉपुलेशन इनका जो टाइगर का है वो इंडिया में है। और हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो हाईएस्ट MP में हम पाए जाते हैं टाइगर्स। बाद में कर्नाटक में आते, फिर उत्तराखंड में आते, फिर महाराष्ट्र में आते हैं। आई होप यहाँ पे दिखना चाहिए। और रिजर्व जो है विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, अगर हाईएस्ट पॉपुलेशन का रिजर्व देखा जाए तो जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। उसके बाद बांदीपुर जो कि कर्नाटक में है, फिर नागरहोल वो भी कर्नाटक में है, और बांधवघर जो है जो कि हमारे मध्य प्रदेश में है, तो उसमें फिर से मिलते हैं। लेकिन स्टेट वाइज अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा टाइगर्स मध्य प्रदेश में ही मिलते हैं। लेकिन रिजर्व वाइज जाए
हम जाते हैं जब, तो उसमें जिम कॉर्बेट में सबसे ज़्यादा है। तो शायद इस तरह से भी स्टेटमेंट फ्रेम हो सकती है, तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो नेक्स्ट हम राइनो के बारे में देखेंगे यहाँ पे। और राइनो एक ये इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन है जिन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज़ की है, स्टेट ऑफ राइनो 2023 वाला रिपोर्ट उन्होंने रिलीज़ किया है, उसकी वजह से ये न्यूज़ में था। तो हम देखते हैं 5 स्पेसीज़ है राइनो की, जिनमें से 3 इंडिया में पाई जाती है, जो कि ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है, जावन राइनो एंड सुमत्रन राइनो जो है वो इंडिया में पाई जाती है। और ये जावन और जो सुमत्रन है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। और जो हमारा ग्रेट वन हॉर्न राइनो जो है वो ऑनरेबल है आईयूसीएन स्टेटस में। इसको इंडियन राइनो भी बोला जाता है, ग्रेट वन हॉर्न राइन को। ठीक है, इनका पॉपुलेशन तो ग्रो हो रहा है, इसका ग्रेट वन हॉर्न का, और सुमत्रन का डिक्रीज हो रहा है, और ग्रेट वन हॉर्न का है वो पॉपुलेशन जो है उसका इंक्रीज हो रहा है। और बाकी वाइट राइनो का आप याद रख लेना कि वाइट राइनो जो होते हैं और ब्लैक राइनो जो होते हैं वो अफ्रीका में पाए जाते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये ग्रीन इसमें, ये अफ्रीका में पाए जाते हैं दोनों। और इसका एक ब्लैक का पॉपुलेशन तो ग्रो हो रहा है, लेकिन वाइट का जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज़ हो रहा है। तो ये यहाँ पे मैंने लिखा है, बस जावन का पॉपुलेशन के बारे में नहीं बताया। तो बस हमारे सुमत्रन जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर तो ऑलरेडी है, बट इनका पॉपुलेशन बढ़ नहीं रहा है। इंडिया में ये स्पेसीज पाई जाती है राइनो की। तो ये तीनों इंडिया में पाए जाते हैं, जावन, सुमत्रन और वन हॉर्न वाले। ठीक है, तो ये इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन जो हमारे वन हॉर्न है उनका तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, लेकिन सुमत्रन का नहीं बढ़ रहा है। तो ये थोड़ी चिंता की बात है, ये ऑलरेडी क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ना। तो अगर फैक्ट्स देखी जाए पूरे राइनो में, मतलब ऑल राइनोज के बारे में, तो ये इनका जो विजन होता है, मतलब इनको कम दिखाई देता है, और ये रिलाय रहते हैं स्मेल के ऊपर, मतलब सेंस ऑफ स्मेल के ऊपर ये डिपेंड रहते हैं, इनको इतना अच्छा खासा दिखता नहीं है। और सारे ही राइनो के बारे में हम देख रहे हैं, जनरल फैक्ट्स देख रहे हैं राइनो की। राइनो हॉर्न जो होते हैं वो केराटाइन से बने होते हैं, प्रोनाउंस आपने अकॉर्डिंग करना। और इनका जो वो हॉर्न होता है वो 7 सेंटीमीटर का होता है, और एक ईयर में इतना ग्रो करता है वो। और एशियन राइनो जो है वो एक्सलेंट स्विमर्स हैं, मतलब जो जावन हो, सुमत्रन हो या वन हॉर्न वाले हो, वो सभी एक्सलेंट है स्विमर्स, एज ए स्विमर्स। तो ये कुछ फैक्ट्स जनरल हमने राइनोस के बारे में देखे। राइनो, इंडियन राइनो के बारे में देखते हैं अब। उनका गेस्टेशन पीरियड, जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है, वो 15 से लेके 16 मंथ्स तक होता है जनरली। अगर देखा जाए तो 15 मंथ्स अगर यूपीएससी देती है तो वो भी सही है, अगर 16 मंथ भी देती है तो वो भी सही है। ठीक है, ये लार्जेस्ट ऑफ ऑल राइनो स्पेसीज, और ये सॉलिटरी होते हैं। इंडियन राइनो मतलब ग्रेट वन हॉर्न राइनो इनको बोला जाता है, तो ये लार्जेस्ट है सभी राइनो में, और ये सॉलिटरी मतलब अकेले रहते हैं। इसमें अगर मेल्स देखे जाए, मेल राइनो देखे जाए इंडियन राइनो में, वो थोड़े वायलेंटली फाइट करते हैं। और ये जो अपनी स्किन पे, अगर आपने डॉक्यूमेंट्री देखी होगी ना, तो ये इनके स्किन पे आपको मर्ड दिखाई देगा, मतलब चीकड़ दिखाई देगा। तो वो क्यों लेते हैं चीकड़? क्योंकि उससे जो ये इनका जो बॉडी का थर्मो रेगुलेशन होता है वो उसको ओवर हीटिंग प्रिवेंट करते हैं। तो वो ओवर हीटिंग जो होती है उसको कम करने के लिए ये कवर करते हैं मर्ड। ठीक है, और इनका हैबिटेट अगर देखा जाए तो ये अगर चिकड़ लेते हैं अपने ऊपर, मतलब ये अलुवियल एरिया में ही रहते होंगे जहाँ पे रिवर अपना पूरा चिकड़ लेके आती है, ऐसे ही एरिया में ही रहते होंगे ना, दलदल वाले। तो ये तराई और डूअर, सवाना, ग्रासलैंड्स और रिवराइन एरिया जो होता है, फॉरेस्ट होता है, उसमें रहते हैं ये, इनका हैबिटेट वहीं होता है। अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलेशन काजीरंगा नेशनल पार्क में मिलता है। अगर इनकी डेंसिटी की बात करें ना, तो वो पोबितोरा जो हमारी पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आसाम में, उसमें ज़्यादा डेंसिटी इनकी इंडियन राइनो की मिलती है।
अगर राइनो देखे जाए ना, पूरे वर्ल्ड में इनका पॉपुलेशन देखा जाए तो आसाम में ही 75% इनका पॉपुलेशन मिलता है। और वैसे इंडिया में ये यूपी में भी पाए जाते हैं, वेस्ट बंगाल में भी ये मिलते हैं। तो बस ये कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, शॉर्ट में बताने की कोशिश की है मैंने। होप कि आपको पसंद आए, और सिर्फ पसंद नहीं आना चाहिए, एग्ज़ाम तक याद भी रख लेना, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट देखते हैं हम चीता, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो चीता में चीता ये पहले इंडिया में हुआ करते थे एशियाटिक चीता, बट एक्सटिंक्ट हो गए 1952 को, ये पूरी तरह से एक्सटिंक्ट हो गए। तो देखो ये हमारी NTC है, अभी जैसे मैंने बोला कि ये नेशनल टाइगर कंजर्वेटिव अथॉरिटी है, फॉर्म्ड चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी, इन्होंने एक स्टीयरिंग कमेटी फॉर्म की थी 11 मेंबर्स की, टू कीप वॉच ऑन चीता प्रोजेक्ट। जो चीता प्रोजेक्ट हम चला रहे हैं, वैसे तो इसकी आइडिया 2009 में थी, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट हमने 22 में किया है। तो ये 5 साल तक चलेगा। तो उसमें 5 साल में हमें एटलीस्ट 50 चीता जो है वो इंट्रोड्यूस करनी है वेरियस नेशनल पार्क ओवर 5 ईयर्स, ठीक है। अलग अलग नेशनल पार्क में इनको इंट्रोड्यूस करना है। मोस्टली हम चीता जो है वो सेंट्रल अफ्रीकन से ला रहे हैं, जैसे कि नामीबिया से लाया है, फिर साउथ अफ्रीका से लाया है। तो ये ट्रांसलोकेट कर रहे हैं हम वहीं से, सेंट्रल अफ्रीका से, ठीक है। जो नामीबिया जो है इससे जो हमने चीता लाए वो कुनो नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में, तो वहाँ पे इनको ट्रांसलोकेट किया है। और ये वर्ल्ड का पहला प्रोजेक्ट है जो कि है ऐसे कॉन्टिनेंटल ये ट्रांसलोकेशन हो रहा है चीता का, ठीक है। और कूनो नेशनल पार्क के बारे में तो आपको ये पता है कि विंध्या रेंजेस में ये आता है, और इसका नाम कूनो रिवर से ही पड़ा है, मतलब इसके बीच से जो रिवर बहती है उसका नाम कूनो है, तो उससे ही इसका नेम भी कूनो नेशनल पार्क पड़ा है। तो अभी जैसे मैंने बोला कि एटलीस्ट 50 टाइगर जो चीता है वो हमें इंट्रोड्यूस करने हैं इंडिया में। तो इम्प्लीमेंटेशन कौन कर रहा है, तो हमारी जो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है वही इम्प्लीमेंट कर रही है। और इसको फंडिंग कौन कर रहा है, तो जो हमारी कंपेंसेटरी फॉरेस्टेशन मैनेजमेंट प्लानिंग अथॉरिटी जो है उसके द्वारा इसको फंडिंग किया जा रहा है। ये फाइंडिंग हो गया है, फंडिंग है ये, ठीक है, लिखते टाइम पे हो गया होगा। तो चीता एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया इन 1952, ठीक है। तो अफ्रीकन चीता और एशियाटिक चीता होते हैं, तो उसमें से अगर देखा जाए तो इनके फ़ोटो आप ज़रूर देखना, इनकी पिक्चर ज़रूर देखना, क्योंकि आपको रियलाइज़ होगा इनके बीच वाला डिफरेंस, मतलब इनका बॉडी वाला डिफरेंस भी है, साइज़ और ये सब इसमें डिफरेंस आता है, तो वो भी देखने की ज़रूरत है। शायद यूपीएससी उसके बारे में भी पूछे कि कौन बड़ा है कौन सा छोटा है। तो पहले तो हम देखते हैं इनका IUCN स्टेटस। अगर अफ्रीकन चीता देखे जाए तो वो वनरेबल है, लेकिन एशियाटिक चीता देखे जाए तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, मतलब एक्सटिंक्ट होने पे ही आए हैं वो। लेकिन हम जो कर रहे हैं, कौन सा कर रहे हैं, वो अफ्रीकन चीता कर रहे हैं, मतलब उसका IUCN स्टेटस क्या होगा, वनरेबल होगा, ठीक है। साइट्स जो है अपेंडिक्स फर्स्ट में आते हैं ये दोनों भी, क्योंकि हाईली इनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, कंजर्वेशन करने की ज़रूरत है। अगर इनका हैबिटेट देखा जाए तो ये फाउंड इन वाइल्ड ऑफ अफ्रीका के वाइल्ड एरिया में भी ये पाए जाते हैं, लेकिन ये ओनली ईरान में, एशियाटिक जो चीता है वो ओनली ईरान में ही पाए जाते हैं। तो इनका अगर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक देखा जाए तो एशियाटिक चीता जो है इज़ मच स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर देन अफ्रीकन चीता, मतलब ये जो हमारे एशियाटिक चीता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्गर एंड फास्टर है अफ्रीकन चीता से। अगर साइज़ में देखा जाए तो मैं यहीं पे छोटा मोटा बता देती हूँ कि एशियाटिक जो चीता है वो साइज़ में भी छोटे हैं, और अफ्रीकन है वो थोड़े बड़े हैं। इनकी गर्दन जो है एशियाटिक चीता की वो भी छोटी है, बट इनकी है वो बड़ी है थोड़ी सी। तो वो आप थोड़ा सा डिफरेंस है फर्ज उनके जो क्या बोलते हैं, उनकी स्किन और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो भी देख लेना आप। जब उनके पिक्चर देखोगे ना दोनों के भी, एशियाटिक के भी और अफ्रीकन के भी, तो आपको डिफरेंस रियलाइज़ होगा। इनसे अभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं चीता से रिलेटेड।
तो पहली बात तो ये है कि ये मतलब ये आवाज़ नहीं करते हैं, मतलब रोर नहीं करते हैं, जैसे कि दूसरी कैट स्पेसीज जो होती हैं वो रोर करती है, जैसे कि लायन हो, टाइगर हो, ये घुरघुराते हैं, है ना, टाइगर घुरघुराता है, लेकिन ये ऐसे नहीं करता है चीता। तो ये खासियत है चीता की, तो ये याद रख लेना। वर्ल्ड्स फास्टेस्ट एनिमल ऑन लैंड एंड ओल्डेस्ट इन कैट स्पेसीज, जो कैट्स की स्पेसीज होती है उसमें ये ओल्डेस्ट है। हमारे इंडिया में 5 कैट की स्पेसीज पाई जाती हैं, मतलब इंडिया में पाई जाती है एक साथ, ठीक है। चित्ता वैसे एक्सटेंट हो गया है, वरना 6 हो जाते हैं। अभी तो हम हम इनको कर रहे हैं ना, ट्रांसलोकेट कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे इनकी पॉपुलेशन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चीता स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग आफ्टर सेक्सुअल मैच्योरिटी 26 से लेके 40 मंथ्स के एज में इनकी सेक्सुअल मैच्योरिटी हो जाती है। जैसे कि अगर एक हमारे यहाँ पे देखा जाए तो फीमेल की जो क्या बोलते हैं, जो पीरियड्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं एट एज 14 से लेके 16 तक उनके हो जाते हैं। वैसे ही इनका भी सेक्सुअल मैच्योरिटी जो अगर देखा जाए चीता का, तो वो 26 से लेके 14 मंथ के वो चीता के बच्चे हो जाएंगे ना, तो वो भी रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे। तो उनका गेस्टेशन पीरियड होता है 93 डेज़ का चीता का। अभी जैसे गेस्टेशन पीरियड मतलब प्रेगनेंसी पीरियड, ठीक है। और प्राइमरीली ये देखा जाए तो ये डायurnal होते हैं, मतलब डे के टाइम पे ही ये हंटिंग करते हैं। मोस्टली अर्ली मॉर्निंग में करेंगे या तो लेट आफ्टरनून में करते हैं। ये सॉलिटरी ही रहते हैं, सॉलिटरी हंटर्स होते हैं ये, बट विल हंट इन ग्रुप्स। जैसे कि अगर एक चीता मदर है, उनके बच्चे होते हैं 2-4, तो वो ग्रुप में ही हंट करेगी ना, तो इसीलिए, ठीक है। अब बचते हैं हमारे एलिफेंट के बारे में भी देखना है, क्योंकि यूपीएससी ने 2020 में इसी के बारे में पूछा था। तो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज इन 1992 में, इम्प्लीमेंटेड प्रेजेंटली इन 2020 स्टेट, मतलब 22 स्टेट में और यूटीज़ में ये इम्प्लीमेंट किया गया है। एलिफेंट रिजर्व अगर देखा जाए तो वो 33 है, जैसे टाइगर रिजर्व हमारे 55 है। हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व अगर एलिफेंट रिजर्व देखा जाए तो वो तमिलनाडु में है, उसके बाद तमिलनाडु और आसाम में सेम ही है, मतलब 5 और फॉलोड बाय केरला में 4 है। उड़ीसा में देखा जाए तो 3 है। एलिफेंट कॉरिडोर्स जो होते हैं वो कॉरिडोर्स और रिजर्व अलग होते हैं। कॉरिडोर्स मतलब इस तरह से एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए जो रास्ता बनाया होता है वो कॉरिडोर्स होते हैं, और रिजर्व जो होते हैं वो प्रॉपर बनाए गए होते हैं जहाँ पे उनको कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन दिया जाता है। तो ये एलिफेंट कॉरिडोर्स अगर देखा जाए तो वेस्ट बंगाल में ये सबसे ज़्यादा है। अगर इन हमारे ट्रांजैक्शन कॉरिडोर्स अगर देखा जाए नेपाल और इंडिया के बीच में है, वो 6 हैं, ठीक है, 6 है। और इसके अगर एलिफेंट के हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं तो ये हाईली इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग फैमिली बॉन्ड्स होते हैं इनके, और इनका बिहेवियर होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। और ये जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में भी देखा था कि ये जो ग्रुप को कौन लीड करता है, तो ओल्डेस्ट फीमेल एलिफेंट लीड करती हैं, क्योंकि ये मैट्रियार्की होती है इनमें। लॉन्गेस्ट गेस्टेशन पीरियड होता है इन ऑल मैमल्स, मतलब 22 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है, मतलब प्रेगनेंसी पीरियड होता है, और मैमल में सबसे ज़्यादा इनका होता है। अडल्ट मेल जो होते हैं एशियन एलिफेंट्स आर लेस सोशल दैन फीमेल। जो फीमेल होती है एशियन एलिफेंट में वो ज़्यादा सोशल होती है, और मेल जो होते हैं वो कम सोशल होते हैं। अगर हाईएस्ट नंबर ऑफ एलिफेंट्स देखा जाए तो वो कर्नाटक में पाए जाते हैं, उसके बाद आसाम में आते हैं, फिर केरला में आते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, शायद यूपीएससी इस तरह से भी स्टेटमेंट बना सकती है कि सबसे ज़्यादा एलिफेंट कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो है कर्नाटक, ठीक है। और अगर इनके एलिफेंट कॉरिडोर्स अगर देखा जाए तो तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है, कॉरिडोर्स जो है वो वेस्ट बंगाल में है, और रिजर्व अगर पूछे जाए सबसे ज़्यादा कहाँ पे है तो वो तमिलनाडु में है और आसाम में, ठीक है। इनका हैबिटेट अगर देखा जाए तो वो सेंट्रल, सदर्न, वेस्टर्न घाट में भी पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी पाए जाते हैं, ईस्टर्न इंडिया में भी पाए जाते हैं।
अगर इनका डिफरेंस देखा जाए तो एशियन एलिफेंट और अफ्रीकन एलिफेंट में डिफरेंस देखा जाए तो हमें अफ्रीका में सवाना और फॉरेस्ट एलिफेंट मिलते हैं। मतलब ये यहाँ पे दो टाइप के हैं। जो सवाना है वो एंडेंजर्ड है और जो फॉरेस्ट एलिफेंट है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। अगर इनकी साइज़ देखी जाए तो एशियन वाले भी एंडेंजर्ड है, ठीक है। इनकी साइज़ अगर देखा जाए तो एशियन एलिफेंट है वो स्मॉलर है, लेकिन अफ्रीकन देखा जाए तो वो लार्ज है। इनके ईयर्स मतलब इनके कान अगर एशियन वालों के देखा जाए तो वो स्मॉलर और राउंड ईयर्स हैं, लेकिन अफ्रीकन के देखे जाए तो वो लार्ज और फैन शेप्ड है, ठीक है। और फोरहेड अगर देखा जाए एशियन एलिफेंट का वो ट्विन डोम्ड हेड होता है उनका, और लेकिन अफ्रीकन का देखा जाए तो सिंगल डोम शेप दिखता है। और इनका टस्क के बारे में मतलब इनके जो सामने होते हैं ना वो वाइट वाइट टस्क, तो इनके अगर देखा जाए तो एशियन में जो है वो मेल में ही दिखाई देते हैं, लेकिन फीमेल में नहीं दिखाई देते हैं, एब्सेंट होते हैं फीमेल में। तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इनमें दोनों में भी होते हैं टस्क, अफ्रीकन एलिफेंट में फीमेल में भी होते हैं और मेल में भी होते हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंस हमने देखा। वैसे स्नो लेपर्ड्स के बारे में भी है, उनका पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये भी पता होना चाहिए। बट उसके बारे में आप खुद भी पढ़ो, और या तो टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।